प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की खोज प्रश्न अभ्यास के उत्तर भाग 4 पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मध्यकाल के इन संत रचनाकारों की अनेक रचनाएं अब तक आप पढ़ चुके होंगे। इन रचनाकारों की एक एक रचना अपनी पसंद से लिखिए। अमीर खुसरो, कबीर, गुरु नानक, रहीम। तो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं किरानुस्सादीन, जो उन्होंने 1289 ईस्वी में लिखी थी। इसमें बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ भी हैं। और कबीर का बीचक है। गुरु नानक जी के गुरु ग्रंथ साहिब हैं। और रहीम के दोहे हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 19 है, बात को कहने के 3 प्रमुख तरीके अब तक आप जान चुके होंगे। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। बताइए नेहरू जी का निम्नलिखित वाक्य इन तीनों में से किसका उदाहरण है। यह भी बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। तो बच्चों हिंदी में 3 शब्द शक्तियाँ अर्थात बात कहने के निम्नलिखित 3 तरीके हैं। नंबर 1 वाच्यार्थ या अभिधा अर्थ, और नंबर 2 लक्ष्यार्थ, नंबर 3 व्यंग्यार्थ। इसी के आधार पर शब्द शक्तियों के भेद किए गए हैं। नंबर 1 अभिधा, नंबर 2 लक्षणा, नंबर 3 व्यंजना। नेहरू जी का यह वाक्य व्यंजना शैली का उदाहरण है। यहाँ पर नेहरू जी ने सीधे प्रहार न कर प्रतीक के रूप में अंग्रेजी सरकार व भारतीय जनता पर प्रहार किया है, जिसके फलस्वरूप वह आरोप को सीधे न लगाकर घुमाकर अपनी बात को कह सकते हैं। जब व्यंजना शैली में लिखते हैं तो कोशिश करते हैं हम विवादों में न फंसें और अपनी बात भी भली प्रकार से कह जाएं। यही इस शैली का गुण है। यहाँ नेहरू जी भारत का विकास न कर पाने का वर्णन भी करते हैं। व्यंजना में लिखते हुए हम उस बात के लिए प्रतीक गढ़ते हैं, जैसे पशु, ट्यूबलाइट या कोई अन्य वस्तु आदि, और लिखते इस प्रकार हैं कि मानो पढ़ने वालों को उस बात की ओर इशारा किया जा रहा है। इसके विपरीत शाब्दिक विधा में व्यक्तियों के बारे में सीधा लिख दिया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति में, जैसा कि इसका नाम है, व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताने वाले पात्र गढ़ लेते हैं। मुख्यतः व्यंजना को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यदि समझ लिया जाए तो इसे पढ़ने वाले को बहुत ही आनंद आता है। हिंदी भाषा में व्यंजना शब्द शक्ति को ही दोनों विधा से श्रेष्ठ माना जाता है। नेहरू जी ने इसी विधा का प्रयोग किया है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि नेहरू जी ने व्यंजना शब्द शक्ति का ही प्रयोग किया है अपनी बात को कहने के लिए। प्रश्न नंबर 20 है, नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया। आपके विचार से आज़ादी की लड़ाई के बारे में कही गई ये बातें
किस नई ताकत की ओर इशारा कर रही हैं? वह कौन व्यक्ति था और उसने ऐसा क्या किया जिसने ग्रामीण जनता को भी आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा उपयुक्त वाक्य इशारा करता है कि भारत के मध्यम वर्ग में नई ताकत की खोज की गई जिसमें हर विपत्ति का सामना करने की शक्ति थी। उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। इससे मध्यम वर्ग में राजनीतिक चेतना जाग उठी। यह वर्ग भारत की आज़ादी के लिए जागरूक हो उठा। यह वर्ग जागरूक होकर आज़ादी के लिए सीना ताने खड़ा रहा। प्रश्न नंबर 21 है, भारत माता की जय आपके विचार से इस नारे में किसकी जय की बात कही जाती है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो बच्चों, भारत माता की जय के नारे से हमारे विचार में भारत की पावन भूमि, नदियाँ, जंगल, पर्वत, सागर, पशु, पक्षी और समस्त प्राणी जगत, इतिहास, भूगोल की जय की बात कही गई है, क्योंकि इन सब को मिलाकर भारत माता की तस्वीर पूरी होती है। इन चीज़ों को किसी भी तरह भारत माता से अलग नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, इसका अर्थ है कि भारत माता की जय के नारे में समस्त प्राणी जगत में हम भी शामिल हैं, तो हमें अपनी जय करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें भारत माता की जय का नारा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि उन सब में हम भी शामिल हैं, इसलिए हमने भारत माता की जय का नारा जरूर लगाना है। प्रश्न नंबर 22 है, का भारत पर प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे, उनकी सूची बनाइए। समय क्रम में बनाएं तो और भी अच्छा रहेगा। खा, आपके विचार से भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना इससे पहले के आक्रमणों से किस तरह अलग है? तो बच्चों, भारत पर प्राचीन काल में हुए प्रमुख आक्रमणों की सूची इस प्रकार है। का नंबर 1, ईस्वी पूर्व 326 सिकंदर का आक्रमण। नंबर 2, 711 मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। नंबर 3, 1026 ईस्वी महमूद गजनबी का आक्रमण। नंबर 4, 1192 ईस्वी शहाबुद्दीन गौरी मोहम्मद गौरी का आक्रमण। और नंबर 5, 1400 ईस्वी तैमूर तुर्क मंगोल का आक्रमण। और नंबर 6, 1526 ईस्वी बाबर का आक्रमण, मुगल साम्राज्य की नींव, पहला शासक। और नंबर 7, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। नंबर 8, 1739 नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। नंबर 9, 1748 से 1849 तक अंग्रेजों ने कुछ राज्यों पर ही कब्जा किया था, परंतु पूरे भारत में 1858 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों का कब्जा रहा। और ख है, ब्रिटिश सरकार से पूर्व जितनी भी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया, या तो उसने देश में खूब लूटपाट मचाई, धन संपत्ति लूट कर चले गए, या इसी धरती की सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया और यहीं बस गए। उन विदेशियों ने भारत पर शासन भी किया तो भारत को अपनेपन के भाव से देखा, लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजों की शासन सत्ता पूर्णतया अलग थी। उन्होंने भारत को लूटा और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर भारत को गुलाम बना दिया। भारत का प्रशासनिक ढांचा इंग्लैंड से तैयार। तो बच्चों, ये था अभ्यास के प्रश्नोत्तर भाग 4।
आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है, समझना है और उसके पश्चात प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।